नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं एमपी की खबर की ओर। बालाघाट में सिवनी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी के लिए समर्थन जुटाने में सीएम मोहन यादव बालाघाट पहुंचे हैं, जहां भाजपा की ओर से विजय संकल्प यात्रा के रूप में विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं सीएम ने आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख भी किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में जोरों शोरों से हलचल मची हुई है और प्रत्याशियों का लोगों के बीच जा जाकर चुनावी मैदान में और चुनावी वादे के साथ जीत के दावे करने का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच दोनों पक्ष एक दूसरे पर सियासी प्रहार भी कर रहे हैं। वहीं बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरवार के पक्ष में कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए आमजनों को संबोधित किया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के चुनाव जीतते ही गरीब महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए और युवाओं को पक्की नौकरी और 8,500 रुपए दिए जाएंगे, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा। वोट मांगने आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई 10 गुने हो गई, जवाब कौन देगा? मोहन यादव जी 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, हर घर में बेरोजगारी है, इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी कब देगी? आपने कहा था काला धन आएगा, 15-15 लाख देंगे, काला धन तो आया नहीं, स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, एसबीआई की लिस्ट आई, सारे ईडी की वो कंपनियां जिसपे आपकी सरकार ने, आपकी ईडी ने छापे डाले, उनसे सबसे चंदा लिया। ये काला धन नहीं है तो क्या है? जवाब दो। मोहन यादव जी, आपने चुनाव पहले आपकी पार्टी ने कहा था 2700 रुपए गेहूं के दाम, 3100 रुपए धान के दाम, आपने एक भी शब्द उस पर नहीं बोला। ये कब दोगे? दमोह लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाया है और बताया जा रहा है कि तरवर सिंह लोधी बड़ा से 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़कर जीत हासिल कर चुके हैं और जिसके बाद 2023 में कांग्रेस पार्टी ने तरवर सिंह लोधी को बड़ा से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी से को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने तरवर सिंह लोधी को दमोह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के उस कथित बयान पर अपनी टिप्पणी की है, जिसमें कांग्रेस नेता ने मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणावत के चरित्र को लेकर उंगली उठाई थी। वहीं सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है, जबकि भाजपा में भारत माता को हमेशा माता माना है। कि जिस पार्टी या दल में महिलाओं के प्रति ना कोई मान और ना कोई सम्मान, उस पार्टी से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? भारतीय जनता पार्टी ने भारत माता को माता माना है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में 4 शक्तियों को उभारने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं महिला, युवा, गरीब और किसान, इनके उत्थान के लिए हमें कार्य करना होगा। कांग्रेस पार्टी ना महिलाओं का सम्मान करता है, ना शक्ति का सम्मान करता है और जनता कांग्रेस पार्टी को जवाब आने वाले 4 जून को पूर्ण रूप से देगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर लोकसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आशीष दुबे ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र जमा किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह भी उपस्थित रहे। वहीं भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे के नामांकन रैली के पश्चात मीडिया से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चर्चा करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि जबलपुर
जबलपुर के साथ ही प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय आशीष दुबे जी ने ऐतिहासिक रैली के साथ नामांकन भरा है और इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी और वरिष्ठ नेता और मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय, ये सभी लोग केवल नामांकन के लिए ही आए थे और सभी ने देखा है कि जनता किस तरह से प्रचंड आशीर्वाद दे रही है। जबलपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश यादव अपने हजारों समर्थकों के साथ रैली लेकर नामांकन फॉर्म भरने पहुंचे, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा, विधायक लखन घनघोरिया, पूर्व विधायक संजय यादव, नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा, अमरीश मिश्रा, हर्षित यादव भी शामिल रहे। क्या योजना? चुनाव लड़ेंगे और फुल मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे, पूरे जोश और उमंग के साथ लड़ेंगे और संघर्ष के समय कांग्रेसी कभी पीछे नहीं हटता। कांग्रेसी अंग्रेजों से लड़ने में पीछे नहीं हटा तो फिर इनसे लड़ने में कैसे पीछे हटेगा? बहुत सारे लोग कांग्रेस को एक छोड़ के चले गए, इनके कारण आपको कोई टेंट आया? कांग्रेस का इतिहास 138 साल का है। 69 में जब इंडिकेट सिंडिकेट बनी थी तब इंदिरा जी को ना जाने कितने लोग छोड़ के गए, लेकिन उसके बावजूद उसके 71 में भरपूर बहुमत लेके, 1/3 बहुमत लेके इंदिरा जी जीत के आई थी। 77 में जो हुआ वो सबको मालूम है। 80 में भरपूर बहुमत लेके फिर इंदिरा जी आई। 77 में भी सब वरिष्ठ लोगों ने छोड़ा था। उसके बाद 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे लोग कांग्रेस छोड़ गए थे, लेकिन 92 में फिर कांग्रेस आई। तो ये तो दौर है और किसी के जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबलपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां दोनों ही प्रत्याशी ने अपना अपना नामांकन पूरे जोश और उत्साह के साथ भरा है। हालांकि भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे की नामांकन रैली में 3 कैबिनेट मंत्री, बुजुर्ग नेता शामिल थे, तो वहीं दिनेश यादव के नामांकन रथ में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और अध्यक्ष और विधायक लखन घनघोरिया सहित अन्य नेता शामिल हुए थे। कांग्रेस पिछली बार से ज़्यादा सीट जीत के आएगी और ये चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को भी है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और स्वाभाविक रूप से उनकी चिंता इस बात से परिलक्षित होती है कि वो जबलपुर भी आए, लेकिन वो उज्जैन के यादव हैं तो जबलपुर का यादव दिनेश यादव है। ये बात भी उनको समझना चाहिए। वो बिहार चले जाएं, उत्तर प्रदेश चले जाएं, लेकिन जबलपुर जबलपुर है। ये प्रजातंत्र और जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जैसे इमरजेंसी के बाद एक नया वातावरण बना था और पब्लिक बाहर आई थी। आप पूरी तरह बीजेपी चाहती है कांग्रेस मुक्त भारत बने। कांग्रेस मुक्त भारत मतलब विपक्ष मुक्त भारत। क्या आप प्रजातंत्र में एक सत्ता पक्षी रहता है, विपक्ष नहीं होगा क्या? आप विपक्ष का गला घोंट रहे हो, आप उनकी फाइनेंशियली गला घोंट रहे हो, आप उनके लोगों को प्रोत्साहन दे के लेके जा रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको प्रजातंत्र बचाना है तो विपक्ष को शक्तिशाली बनाना है। सागर में होली के बाद भाई दूज के त्योहार पर हजारों की संख्या में बहनें अपने भाइयों से मिलने केंद्रीय जेल पहुंची, जहां केंद्रीय जेल अधीक्षक मानेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि भाई दूज के मौके पर जेल में सजा काट रहे कैदियों से उनकी बहनों को मिलाने के लिए जेल के अंदर बने एक खुले मैदान में टेंट लगाकर बड़े स्तर पर मुलाकात की व्यवस्था की गई, जहां जेल अधीक्षक ने बताया कि लगभग 5000 बहनों ने अपने भाइयों से मुलाकात कर भाई दूज का त्योहार मनाया। त्योहार के बाद भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। जेलों में इसके लिए व्यवस्था की जाती है कि जो बंदी अपनी बहनों से दूर जेल में सजा काट रहे हैं
तो उनकी बहनें आज यहाँ पे आके उनको टीका लगा पाएँ, इसके लिए खुली मुलाकात की व्यवस्था होती है आज के दिन। और इसके लिए हमने हमारे पास एक बड़ा ग्राउंड है, उसमें शेड लगा के उनको अलग अलग जिले वाइज बैठा करके मुलाकात दी है। बुरहानपुर की ग्राम पंचायत डोंगर गांव में लगभग 38 लाख रुपए की लागत से गौशाला निर्माण कार्य लगभग पिछले 3 सालों से किया जा रहा है, जो अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि साल 2022 से 2023 में जिन मजदूरों ने इस गौशाला निर्माण कार्य किया था, उन मजदूरों की मजदूरी अभी तक नहीं मिली है और जो लोग काम नहीं करते हैं उनके खाते में समय पर पैसे आ जाते हैं, जिसकी शिकायत जनपद पंचायत, जिला पंचायत बुरहानपुर, सीएम हेल्पलाइन और कलेक्टर कार्यालय पर भी की गई, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम ये ठेकेदार है, इनके पीछे हम काम करते हैं, गरीब आदमी है। अब उनको ही लेबर नहीं, पेमेंट नहीं मिला तो हम हमारे कहाँ से देंगे? अब भाई रिश्ता है, इसलिए हम झगड़ा भी नहीं कर सकते। ये पूरा काम हमने किया है, पूरा यानी हमने किया। बाउंड्री वाल भी हमने किया है सर, प्लास्टर छोड़ के। फिर भी भाई से हम झगड़ा नहीं कर सकते क्योंकि गांव का रिश्ता है, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। तो समस्या क्या है आपकी? समस्या सर हमारे को पेमेंट ही नहीं मिला, आज तक नहीं है, पेमेंट नहीं मिला है। सरपंच सचिव को बताया हमारे कार्यकाल में, बोले हमारे कार्यकाल में काम ही नहीं हुआ। बोले वो कौन है, क्या नाम है उसका, अर्पित चौक से, तो उसके कार्यकाल में हुआ है बोले काम। तो अर्पित चौक से कौन है? ठेकेदार है सर। क्या समस्या लेके आए आज? समस्या सर हमारे वो पैसे नहीं दे रहे गौशाला में। वो समस्या 2022-23 से हम काम कर रहे थे, उसके बाद में हमने काम रोक दिया था। तो उन्होंने बोला भाई पैसा डालेगा, जब हम पैसा देंगे तो उन्होंने काम चालू करवा दिया। पैसा मिला नहीं अभी तक। किसने दिए नहीं पैसे? ये जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने सचिव को बोला था कि भाई इसका पेमेंट तो डाल देना, सचिव जी ने डाला ही नहीं पेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर कौन है इसका? कॉन्ट्रैक्टर आपकी चौक से था, उन्होंने बोल दिया था इसका जो लेबर पेमेंट जो भी अभी तो ये गांव के लोग काम कर रहे हैं उनका पेमेंट ये सचिव साहब देंगे लेबर पेमेंट के हिसाब से। तो उन्होंने लेबर पेमेंट यानी मास्टर हमारा डाला ही नहीं। कितना पेमेंट बाकी है आपका? लगभग 70-80 हज़ार पेमेंट बाकी है हमारा। बताइए भैया क्या समस्या है? सर हमने यहाँ मजदूरी करी हुई है, हमने यहाँ काम किया, हमको पेमेंट अभी तक नहीं मिला है इसका। हमने सरपंच, सचिव इनके पास भी शिकायत की, अनुरोध किया कि हमारा कुछ करवाओ, इन्होंने भी कुछ काम में नहीं, ध्यान में नहीं लिया। हमने जिला कलेक्टर के पास भी शिकायत करी थी, उसकी कॉपी भी है हमारे पास। 181 पर भी हमने किया था शिकायत, उसकी भी है। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर हम ये आपसे उम्मीद रखते हैं कि हमारी सहायता करके हमारा पैसा निकल जाए। सागर के रैली में खेत पर काम कर रहे किसानों पर सीआर ने हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 लोगों को जिला अस्पताल सागर रेफर कर दिया गया। तो वहीं डॉक्टर संदीप ठाकुर ने बताया कि 4 लोगों का प्राथमिक उपचार कर गंभीर 2 घायलों को जिला अस्पताल सागर रेफर कर दिया गया है। खेत पर कार्य कर रहे थे तो पहले कुछ लोग इकट्ठे, मतलब बहुत दिन पहले से वो लड़ाइया की ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे पागल हो, तो कुछ पड़ोस के और व्यक्ति उसके लिए छेक कर मार रहे थे। तो अचानक में हमारे पिताजी अपने खेत पर किसी काट रहे थे, तो उन्होंने समझा कि घर का ही पालतू कुत्ता है, तो यह समझ के वो निश्चिंत होकर देखने गए थे। तो अचानक में उन्होंने देखा तो फिर वो अचानक घबरा कर नीचे गिर पड़े, तभी उस लड़ाइये ने अटैक कर दी उनकी आँख पर। लड़ाइया ने हमला किया है। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? हम गेहूँ काट रहे थे। अच्छा, आपके अपने खेत में? हाँ, अपने खेत में काट रहे थे। अभी चाचा अपने खेत में काट रहे थे, तो इनको काटा तो बच्चों की आवाज़ सुना, तो हम लोग दौड़े बचाने के लिए कि मालूम नहीं किया हुआ। तो फिर वहाँ जाके देखा तो इनको काटा, फिर इनके एक लड़के को काटा, फिर वहाँ से भागा लड़ाइया तो मेरे घर पे आके मेरी मम्मी को काटा। फिर वहाँ से मैं आ रहा था घर की साइड, तो उसने मुझे बीच में रास्ते में हमला किया। ये पॉक्स बाइट का मामला है, तो 2 लोगों को आँख के लेफ्ट साइड आँख में डैमेज कर दिया है, थोड़ी कंडीशन थोड़ी बेकार है, तो उनको रेफर कर रहे हैं सागर के लिए। प्राइमरी उपचार यहाँ पर दे दिया था रैली में, उसके बाद सागर रेफर कर दिया।
और ऐसा बॉक्स वाइट का कुछ रेबीज का जो प्राइमरी उपचार है उसके उनको सागर के लिए रेफर कर दिया है, क्योंकि चोट थोड़ी गंभीर है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगी हुई है और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। इसी कड़ी में विधायक वीर सिंह भूरिया के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले झाबुआ जिले के थांदला विधानसभा क्षेत्र में विधायक वीर सिंह भूरिया ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनीता नगर सिंह चौहान के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा चुनाव आयोग से रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही गई थी। भिंड जिले के ग्राम नालीपुरा से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां जिस मरीज को दवाइयों से आराम नहीं मिलता उसको थाली ढोलक बजाकर आराम दिलाया जाता है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की तबीयत काफी खराब थी, जिसका 2 साल से इलाज भी चल रहा था, लेकिन व्यक्ति को दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा था, जिसके बाद लोगों ने व्यक्ति को वागई भगत को दिखाया और वागई भगत ने थाली ढोलक बजाई और मरीज को आराम मिल गया। थाली बजाई जा रही है आपके यहाँ पर, इससे आपको आराम मिल रहा है? हाँ। अच्छा, ऐसे दवाई लेने से आराम नहीं मिल रहा था? 2 लाख खर्च करने के बाद आपको आराम नहीं मिला? अच्छा, ये थाली बजते बजते कितना टाइम हो गया? 2 दिन हो गए। 2 दिन में आपको आराम मिल रहा है? अच्छा। तो ये क्या पैसे लेके काम करते हैं कि वैसे ही थाली बजाते हैं? फ्री में थाली बजाते हैं? अच्छा। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई, कामकाज में भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।